हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी वो इम्यूनिटी जो किसी भी तरल में पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो तरल है वो लिम्फ है और ब्लड है। तो इसी में पाई जाने वाली इम्यूनिटी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है बॉडी का, वो जैसा कि हमने पहले बताया था बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारे शरीर में जो भी विशिष्ट एंटीजन प्रवेश करता है उसको पहचान जाते हैं और वो विशिष्ट एंटीजन्स होते हैं और इन्हें पहचानने वाला जो माध्यम है या जो हमारे शरीर के पदार्थ हैं वो भी एक विशिष्ट तरीके से उसको पहचानते हैं। जब भी कोई स्पेसिफिक एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो बी सेल्स होती हैं या बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो विभेदित हो जाते हैं और एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं ताकि वो एंटीबॉडी सिक्रीट कर पाएं। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये स्पेसिफिक एंटीजन्स को माइक्रोब्स पर बाइंड कर लेते हैं और माइक्रोब को स्पेसिफिक मैकेनिज्म की मदद से ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी इन एंटीबॉडीज का काम ये है कि ये माइक्रोब्स के ऊपर बाइंड कर जाएं या जो उनका जो एंटीजेनिक पार्ट है उसके ऊपर बाइंड कर जाएं और उसे नष्ट कर दें। कुछ भी लिम्फोसाइट्स रेस्टिंग स्टेट में होती हैं और वो मेमोरी सेल्स में बदल जाती हैं। ये मेमोरी सेल्स इसलिए होती हैं ताकि वो याद रख सकें कि अगला जो इन्फेक्शन है उस समय वो अपना प्रोसेस जो है काफ़ी तेज़ी से शो करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा पैदा होते हैं, ये क्या होते हैं, अब थोड़ा सा इनके ऊपर हम दृष्टि डालते हैं। ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं, जबकि एंटीबॉडीज़ जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो गामा ग्लोबुलिन प्रकार के सीरम प्रोटीन्स होते हैं और वाई शेप या टी शेप पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इनमें जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि इसमें हैवी चेन 2 और लाइट चेन 2 होती हैं। तो ये जो यहाँ पर नज़र आ रही है ये हैवी चेन्स और ये जो लाइट चेन्स हैं ये दोनों होती हैं और वाई शेप का इनका शरीर होता है या इनका आकार होता है। इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट्स भी पाई जाती हैं और वो जो एंटीबॉडी एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 प्रकार के रीजन्स हैं। एक वो रीजन जो स्थिर होता है और दूसरा रीजन वेरिएबल रीजन होता है जो कि बदल सकता है, इसके पार्ट्स बदल सकते हैं। अगर इन जनरल हम देखें तो 5 तरह के एंटीबॉडीज़ मनुष्यों के शरीर में पाए जाते हैं। IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। तो ये 5 प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं या एंटीबॉडीज़ हैं ये इम्यून रेस्पॉन्स के लिए हमारे शरीर में काम करेंगे। सबसे पहले हम इम्यूनोग्लोबुलिन जी की बात करें तो ये हम टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कुल 75% हो सकता है। हाई क्वालिटी या हाई क्वांटिटी में ये हमारे शरीर में सेकेंडरी एक्सपोजर में बनता है। इसमें प्लेसेंटा को क्रॉस करने की क्षमता पाई जाती है और इसके जो मेजर फंक्शंस हैं या मुख्य कार्य जो हैं वो इसके ये होते हैं कि ये माइक्रोब और टॉक्सिन्स को उदासीन कर देता है, एंटीजन्स को
ऑप्सोनाइज करता है फेगोसाइटोसिस के लिए, क्योंकि आगे की प्रक्रियाओं में हम देखेंगे कि उनको जो पहचानने के तरीके होते हैं एंटीजेंस को, उसमें ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। तो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस के बाद ही हमारे शरीर की कोशिकाएं उन एंटीजेंस को पहचान पाती हैं। तो ये जो मेजर काम है इम्यूनोग्लोबुलिन जी का होता है कि वो ऑप्सोनाइज करे एंटीजेंस को, ताकि उनका फेगोसाइटोसिस किया जा सके। इसी तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री, जैसा मैंने बताया था पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स की चेन को भी एक्टिवेट कर देते हैं, और न्यूबॉर्न्स में ये, या नए जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनमें ये उनको प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे शरीर में 4 गुना बढ़ जाते हैं या बिल्कुल ही गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में एक्टिव इन्फेक्शन हो चुका है। और अगर हमारे शरीर में अगर इम्यूनोग्लोबुलिन जी वो शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पास्ट में भी कभी इस इन्फेक्शन से ग्रसित रह चुके हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा RT-PCR टेस्ट है, तो वो एंटीबॉडी टेस्ट है। अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गए हैं, इसका मतलब है कि हम इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो IgG उसी प्रकार के प्रक्रिया का शुरुआती पार्ट है। उसके बाद हम आए सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन या एंटीबॉडी, IgM। ये जो है प्राइमरी इन्फेक्शन के द्वारा प्रारंभ में ही सिक्रीट कर दिया जाता है। यानी हमारा बॉडी जो है वो प्राइमरी इन्फेक्शन या पहली बार जब हम इन्फेक्ट होते हैं तभी ये सिक्रीट हो जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। इसके मुख्य कार्य ये हैं कि ये पहले एक्सपोजर में सिक्रीट हो, कॉम्प्लीमेंट रिएक्शंस को एक्टिवेट करे, और हाल ही में अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो ये एक मार्कर प्रोटीन की तरह कार्य करता है। तो अर्ली फेज ऑफ इन्फेक्शन को ये डायग्नोसिस की प्रक्रिया में कर देता है। अगर ये IgM न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो इन्फेक्टेड हैं, और रीसेंट इन्फेक्शंस में इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। IgA ये एक मॉलिक्यूल, एक यूनिट के रूप में एक मॉलिक्यूल है, मोनोमेरिक होते हैं, और जबकि डायमेरिक भी ये हो सकते हैं अगर ल्यूमेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ल्यूमेन में अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ ये डायमेरिक भी हो सकते हैं। इनका भी मेजर काम जो है वो ये है कि ये माइक्रोब और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। ये ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस में काफ़ी ज़्यादा पहचाने जाते हैं, और रेस्पिरेटरी वायरस टेस्ट में भी ये काफ़ी काम आ सकते हैं। IgD मोनोमेरिक होते हैं, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल इनका काफ़ी होता है, और इनका जो मेजर काम है वो ये है कि ये बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की तरह कार्य करते हैं। इनका रोल हालांकि अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया है, लेकिन लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन में इनका रोल काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि जब भी इन्फेक्शन होता है और जब लिम्फोसाइट्स में विभेदन होता है तब इसको हम ज़्यादा पहचान पाते हैं। IgE जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी के समय पर ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं इनकी। इनका जो मेजर काम है वो है कि जब भी हमारे शरीर में हेलमिंथ्स का पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उस समय ये ज़्यादा काम आते हैं, या फिर हाइपर एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी जब हमें होती है उस समय ये ज़्यादा सिक्रीट होते हैं।
अब आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या सिक्रीट होता है जब भी कोई ह्यूमोरल रेस्पॉन्स प्रारंभ होता है, क्या सीक्वेंस रहता है इन एंटीबॉडीज के प्रोड्यूस होने का। आईजीएम सबसे पहले सिक्रीट होता है, फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है। तो बहुत सारे एंटीजन्स ऐसे होते हैं जिसके फर्स्ट रेस्पॉन्स की प्रतिक्रिया में आईजीएम को सिक्रीट किया जाता है, लेकिन इसका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हो सकता है, बहुत हाईली ट्रांजिएंट होता है, यानी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है। आईजीजी उसके बाद प्रोड्यूस होता है। आईजीजी में थोड़ी क्वांटिटी में बहुत हायर लेवल जो है पूरी लाइफ में प्रेजेंट हो सकता है ये, जबकि सेकेंडरी रेस्पॉन्स में ये बहुत हाई अमाउंट में और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी सेल्स जो प्रेजेंट रहती हैं उसके बाद अगर सेकेंडरी रेस्पॉन्स किया जाए तब ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो सकते हैं। तीसरा जो हमारा था आईजी हाइपर सेंसिटिविटी, अब हम ये सीक्वेंशियल रेस्पॉन्स में देखते हैं कि हम प्राइमरी जो रेस्पॉन्स है उस समय काफ़ी कम मात्रा में हमें ये मिल रहा है देखने को, और जबकि सेकेंडरी स्टिमुलस के समय ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कभी कभी इम्यून रेस्पॉन्स फेल क्यों हो जाते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे भी कोई माइक्रोब्स हम या कुछ कैंसर्स हमारे शरीर में होते हैं तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम करती है। इम्यून रेस्पॉन्सेस तब फेल होते हैं जब या तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी हो या हम हाइपर सेंसिटिव हों, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमारे शरीर में आ रहे हों। हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस जो होते हैं उसमें अगर एंटीजन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में इम्यून रेस्पॉन्स पैदा हो गया है तो वो कभी कभी कोशिकाओं को नष्ट भी कर सकता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स के प्रति एलर्जी में ओवर रिएक्शन हो सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी में भी ओवर रिएक्शंस हो सकते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी जो होती है वो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के काम करने ना बंद करने से या फिर उसकी कमी से हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इम्यून ऑर्गन्स हैं, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, कोशिकाएं अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रही हैं, तब इम्यूनोडेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारे शरीर में हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है ऐसे समय में जब हमारे इम्यून ऑर्गन्स फेल हो जाएं। इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है वो कभी कभी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकती है। कभी कभी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन के प्रोसेस में अगर कोई डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तब भी ये हो सकती है। सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी जो होती है, कई बार हमारे शरीर में ट्रीटमेंट्स ऐसे मिलते हैं हमें किसी बीमारी के अगेंस्ट कि हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, या कई अन्य बीमारियां होती हैं जैसे एड्स है, ल्यूकीमिया है, इनकी वजह से भी कई बार इम्यूनोडेफिशिएंसी के सिंड्रोम्स आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो तीनों हमारे सीरियल वाइज जो वीडियोस थे उसकी जो समरी है उसको अगर हम देखें तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर में जो मैकेनिज्म्स मौजूद हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस होती है
मेमोरी नहीं होती और अविशिष्ट होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में माइक्रोब्स की होस्ट के अंदर एंट्री को रोकने के लिए मेमोरी सेल्स भी हो सकती हैं, टी सेल और बी सेल्स के द्वारा हो सकती है। टी सेल्स सेल मीडिएटेड, बी सेल्स एंटीबॉडी मीडिएटेड। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स छोटे होते हैं, इनमें मेमोरी कम होती है। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेस में बहुत बड़े पीरियड के लिए हो सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसमें, जो भी इम्यून सिक्रीशंस हमारे शरीर में होते हैं, और इनमें मेमोरी पाई जाती है। फेलियर ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो किस में रिजल्ट कर सकते हैं, या तो हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब उसके बाद हम जो डील करेंगे वो इन सारे इम्यून रिएक्शंस या इम्यून मैकेनिज्म्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज़ कैसे बनते हैं, सेल्स में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, टी सेल्स बी सेल्स में क्या क्रियाविधियाँ होती हैं, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है। ये सारी प्रक्रियाएं हम आगे के अपनी प्रेजेंटेशंस में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।